नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। आखिर कौन है कांग्रेस का ये बड़ा नेता? दोपहर 1 बजे अनिल बलूनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। अलबत्ता फिलहाल 2 नाम चर्चा में हैं, जितिन प्रसाद या नवजोत सिंह सिद्धू का नाम यहां चर्चा में है। फिलहाल दौड़ में सबसे आगे जितिन प्रसाद है, लेकिन क्या इतने वरिष्ठ नेता हैं जितिन प्रसाद कि अनिल बलूनी जैसे सीनियर नेता को विख्यात नेता बताना पड़ा है? तो ये बेहद अहम सवाल है कि आखिर कौन है कांग्रेस का ये बड़ा नेता। दोपहर 1 बजे अनिल बलूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुलासा करेंगे। अलबत्ता फिलहाल 2 नाम यहां पर चर्चाओं में हैं, जिसमें एक जितिन प्रसाद है तो दूसरा नाम है नवजोत सिंह सिद्धू का। ये दोनों ही नाम चर्चाओं में है। फिलहाल दौड़ में सबसे आगे तो जितिन प्रसाद चल रहे हैं, लेकिन एक अहम सवाल कि क्या इतने वरिष्ठ नेता है जितिन प्रसाद की अनिल बलूनी जैसे सीनियर नेता को बताना पड़ा विख्यात नेता। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त। राष्ट्रपति ने की अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति। सीईसी के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हुआ था और इसके बाद से 3 सदस्यीय कमीशन में 1 पद खाली था। फिलहाल सुशील चंद्रा सीईसी है, जबकि राजीव कुमार है इलेक्शन कमिश्नर। अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद ये तीनों पद भरे हैं। 62 वर्षीय पांडे का कार्यकाल अगले 3 साल का होगा। सहयोग से तीनों चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे। फरवरी 2019 में ही रिटायर हुए थे 1984 बैच के आईएएस अनूप चंद्र पांडे। हालांकि योगी सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था 6 महीने के लिए। 37 साल तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर अनूप चंद्र पांडे रहे हैं और एक बार फिर से अपनी भूमिका यहां पर निभाएंगे जब ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे की यहां पर नियुक्ति की है। सीईसी के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हुआ था और इसके बाद से ही 3 सदस्यीय कमीशन में 1 पद खाली था। फिलहाल सुशील चंद्रा सीईसी हैं, जबकि राजीव कुमार है इलेक्शन कमिश्नर। अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद अब ये तीनों पद भरे हैं। 62 वर्षीय पांडे का कार्यकाल अब अगले 3 साल का होगा। सहयोग से कि तीनों ही चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। वह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे। फरवरी 2019 में ही रिटायर हुए थे 1984 बैच के आईएएस अनूप चंद्र पांडे। हालांकि योगी सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए उस वक्त बढ़ाया था। 37 साल तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर पांडे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का बयान। कहा सचिन पायलट को किए गए वादे पूरे करने चाहिए ताकि वे भी अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है। सचिन भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और विधायकों के लिए पार्टी हाईकमान से कुछ बातें हुई होंगी। राजनीतिक नियुक्तियां अविलंब की जानी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को यहां पर सम्मान मिले। तो ये बेहद अहम बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सचिन पायलट को किए गए वादे पूरे करने चाहिए ताकि वे भी अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। अगर ये चर्चाओं में है तो ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सचिन भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और विधायकों के लिए पार्टी हाईकमान से कुछ बातें हुई होंगी। राजनीतिक नियुक्तियां अविलंब यहाँ की जानी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम तय। केंद्र ने कोरोना वैक्सीन की अधिकतम दर यहां पर तय की है। कोविशील्ड के 1 डोज की कीमत 780 रुपए है, वहीं कोवैक्सीन के 1 डोज की कीमत 1410 रुपए है। स्पुतनिक वी की खुराक की कीमत 1145 रुपए है। वहीं हर वैक्सीन पर 5% जीएसटी भी लगेगा। तो दरें यहां पर निर्धारित कर दी गई है। निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम है जो तय कर दिए गए हैं। केंद्र ने कोरोना वैक्सीन की अधिकतम दर यहां पर तय कर दी है। कोविशील्ड के 1 डोज की कीमत जहां 780 रुपए होगी, वहीं कोवैक्सीन के 1 डोज की कीमत 1410 रुपए है। तो स्पुतनिक वी की खुराक की कीमत यहां 1145 रुपए तय की गई है। हर वैक्सीन पर 5% जीएसटी भी लगेगा। रोबोट करेगा यूवी किरणों से कोच को डिसइंफेक्ट। दिल्ली रेल मंडल ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर मशीन का प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। कोच की सफाई होने के बाद वायरस को मशीन से खत्म किया जाएगा। रोबोटिक तकनीक पर ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाएगा, जो पूरे कोच में यूवी किरणों से वायरस को खत्म करेगा। वहीं प्लाज्मा एयर युक्त कोच का पहली बार जयपुर मंडल में ट्रायल शुरू हुआ है। जयपुर मैसूर और जयपुर सिकंदराबाद स्पेशल में एसी कोच का ये ट्रायल शुरू किया गया है। स्लीपर कोच का जयपुर चेन्नई और जयपुर कोयम्बटूर स्पेशल में ये ट्रायल शुरू किया गया है। तो कोच की सफाई होने के बाद वायरस को मशीन से खत्म किया जाएगा। ये
शुरुआत की जा रही है। रोबोट अब यूवी किरणों से कोच को डिसइंफेक्ट करेगा। दिल्ली रेल मंडल ने अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजर मशीन का प्रोटोटाइप डिजाइन यहां पर किया है। कोच की सफाई होने के बाद वायरस को मशीन से खत्म किया जाएगा। रोबोटिक तकनीक पर ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाएगा इसे, जो पूरे कोच में यूवी किरणों से वायरस को खत्म करेगा। वही प्लाज्मा एयर युक्त कोच का पहली बार जयपुर मंडल में भी ट्रायल शुरू हुआ है। जयपुर मैसूर और जयपुर सिकंदराबाद स्पेशल में एसी कोच का ये ट्रायल शुरू किया गया। स्लीपर कोच का जयपुर चेन्नई और जयपुर कोयम्बटूर स्पेशल में ट्रायल शुरू हुआ है। ट्रेनों में अब कोच में वायरस का खात्मा। उत्तर पश्चिम रेलवे में एसी कोच में लगाया है प्लाज्मा एयर। अब हवा स्टेरलाइज होकर निकलेगी, यानी वायरस फ्री होगी। नल, साबुन डिस्पेंसर, फ्लैश होंगे पैर से ऑपरेट। वही 4 ट्रेनों में उत्तर पश्चिम रेलवे ने ये कई बदलाव किए हैं। कोच के अंदर और बर्थ पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया को यहाँ पर खत्म करेगा। तो रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही, ट्रेनों में अब कोच में वायरस का खात्मा होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में एसी कोच में प्लाज्मा एयर लगाया गया है। अब हवा स्टेरलाइज होकर निकलेगी, यानी वायरस फ्री होगी। नल, साबुन डिस्पेंसर या फ्लैश अब पैर से ऑपरेट किए जाएंगे। 4 ट्रेनों में उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई बदलाव किए। कोच के अंदर और बर्थ पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करेगा। अनलॉक 2.0 के बाद बाजारों में रौनक। जयपुर में कारोबार में पकड़ती दिखी है गति। वहीं 7 घंटे में करीब 23% के आसपास कारोबार हुआ है। जयपुर में वैसे रोजाना 95 से 100 करोड़ के बीच अनुमानित होता है कारोबार, लेकिन मंगलवार को हुआ 23 करोड़ का कारोबार। 11 बजे बाद गर्मी के कारण लोगों ने घरों में रहना ही मुनासिब समझा है। ज्वेलरी और कपड़ा उद्योग में भी 13 करोड़ का कारोबार हुआ। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होना यहाँ पर चिंता का विषय है। तीसरी लहर को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जरूरी है। हालांकि इसकी कमी जरूर नजर आई है बाजारों में। तो अनलॉक 2.0 के बाद अब बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर में कारोबार में गति भी पकड़ती नजर आ रही है। 7 घंटे में करीब 23% के आसपास का कारोबार हुआ है। जयपुर में वैसे रोजाना 95 से 100 करोड़ के बीच अनुमानित कारोबार होता है, लेकिन मंगलवार को हुआ 23 करोड़ का कारोबार। 11 बजे के बाद गर्मी के कारण हालांकि लोगों ने घर में ही रहना मुनासिब यहाँ पर समझा। ज्वेलरी और कपड़ा उद्योग में भी 13 करोड़ का कारोबार हुआ। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना होना यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि अब लोग नजर आता है थोड़े लापरवाह हो रहे हैं। तीसरी लहर को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ जरूरी है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा पर कल फैसला। प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज परीक्षाओं पर कल निर्णय आएगा। सुझाव देने के लिए बनाई कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद सरकार परीक्षा पर लेगी निर्णय। राजस्थान, जोधपुर, अलवर सहित कई यूनिवर्सिटी के कुलपति यहां पर तैयार नहीं है। लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी के फैसले के बाद 20 लाख से अधिक छात्रों का असमंजस यहां पर दूर होगा। अब कमेटी क्या फैसला लेती है उसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा पर कल फैसला होगा। प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज परीक्षाओं पर कल निर्णय आएगा। सुझाव देने के लिए बनाई कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद सरकार परीक्षा पर निर्णय लेगी। राजस्थान, जोधपुर, अलवर सहित कई यूनिवर्सिटी के कुलपति यहां पर तैयार नहीं है। लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। कमेटी के फैसले के बाद 20 लाख से अधिक छात्रों का असमंजस दूर होगा और कल तक इसके लिए इंतजार करना होगा। इंदिरा रसोई योजना से मिलता रहेगा निःशुल्क भोजन। इंदिरा रसोई में भोजन करने वालों से नहीं लिया जाएगा शुल्क। साथ ही रसोइयों से निःशुल्क भोजन पैकेट का वितरण भी होगा। सरकार ने इस व्यवस्था की अवधि बढ़ा दी है। अब ये व्यवस्था इस वर्ष 23 जून तक लागू रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में ये हिदायत दी है। इस व्यवस्था के लिए रसोइयों में कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए। कोताही बरतने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी। तो सरकार ने इस अवस्था की अवधि अब बढ़ा दी है। यहाँ बता दें आपको, इंदिरा रसोई योजना से निःशुल्क भोजन आगे भी मिलता रहेगा। इंदिरा रसोई में भोजन वालों से नहीं लिया जाएगा कोई भी शुल्क, जो भी वहां भोजन करेगा। साथ ही रसोइयों से निःशुल्क भोजन पैकेट का वितरण भी होगा। सरकार ने इस व्यवस्था की अवधि को भी बढ़ा दिया है और अब ये व्यवस्था इस वर्ष 23 जून तक लागू रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश में ये हिदायत दी गई है और इस व्यवस्था के लिए रसोइयों में कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए। कोताही बरतने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। तो 23 जून तक इस अवधि को बढ़ाया गया है। जो इंदिरा रसोई योजना से निःशुल्क भोजन दिया जा रहा था और आगे भी ये मिलता रहेगा। इंदिरा रसोई में भोजन करने वालों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को सरकार ने बढ़ाया है 23 जून तक। रसोइयों से निःशुल्क भोजन पैकेट
सर्टिफिकेट का वितरण भी यहाँ पर जारी रहेगा जैसे अब तक हो रहा था इस कोविड काल में। हालांकि बहुत सारी चीजें अब सामान्य होती नजर आ रही हैं, अनलॉक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने यह फैसला लिया, इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस व्यवस्था की अवधि को बढ़ाया है और अब ये व्यवस्था इस वर्ष 23 जून तक लागू रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भी आदेश में हिदायत दी गई है और यह आदेश भी जारी कर दिया गया। इस व्यवस्था के लिए रसोइयों में कार्मिकों की भी ड्यूटी लगाई जाए। कोताही बरतने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी और यह भी निर्देशित किया गया है। जयपुर ग्रेटर निगम का द ग्रेट शो, बोर्ड में तोड़फोड़ की चिंता। बीजेपी नेताओं ने शुरू किया पार्षदों के साथ 1-to-1 टॉक। कुछ पार्षदों ने मेयर के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए तो कुछ ने की कामकाज की तारीफ की। गत 2 दिन से हो रही है चर्चा और आज भी ये जारी रहेगी। अरुण चतुर्वेदी और मोहनलाल गुप्ता यहां पर काउंसलिंग कर रहे हैं, 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं एक पार्षद से। तो जयपुर ग्रेटर निगम का द ग्रेट शो अभी भी जारी है, जहां बोर्ड में तोड़फोड़ की अब चिंता सता रही है। बीजेपी नेताओं ने शुरू किया पार्षदों के साथ 1-to-1 टॉक। कुछ पार्षदों ने मेयर के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए तो वही कुछ ने कामकाज की यहां तारीफ भी की है। गत 2 दिन से चर्चा हो रही है और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अरुण चतुर्वेदी और मोहनलाल गुप्ता यहां पर काउंसलिंग कर रहे हैं, एक पार्षद से बातचीत कर रहे हैं, उनकी मंशा जान। चीन की नाकाबंदी के लिए अमेरिका का प्लान, चीनी टेक्नोलॉजी और प्रभाव खत्म करने के लिए पैकेज लाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पैकेज के लिए सहमति जता चुके हैं। 18 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का यह प्लान तैयार किया गया है और इस माह बिल को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। बिल के तहत अमेरिका में बनाए जाएंगे रीजनल टेक्नोलॉजी हब। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां चीन को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं। तो चीन की नाकाबंदी के लिए अमेरिका का ये प्लान है। चीनी टेक्नोलॉजी और प्रभाव खत्म करने के लिए पैकेज लाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पैकेज के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। 18 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का प्लान यहां पर तैयार किया गया और इस माह बिल को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। बिल के तहत अमेरिका में बनाए जाएंगे रीजनल टेक्नोलॉजी हब। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां चीन को अमेरिका के लिए खतरा यहां मानते हैं और जिसे लेकर सहमति भी जो बाइडेन जता चुके हैं। इसे लेकर तो चीन की नाकाबंदी के लिए अब अमेरिका प्लान कर रहा है। अमेरिका का एक बेहद अहम प्लान है चीन की नाकाबंदी के लिए, जहां चीनी टेक्नोलॉजी और प्रभाव खत्म करने के लिए ही एक पैकेज लाएगा। ये पैकेज अमेरिका लेकर आएगा और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस पैकेज को लेकर सहमति जता चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी सहमति पूरी तरह से इस पैकेज को लेकर 18 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज का प्लान तैयार किया गया है। इस माह बिल को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। बिल के तहत अमेरिका में रीजनल टेक्नोलॉजी हब बनाए जाएंगे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां चीन को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं और इसी के मद्देनजर ये पैकेज लाया गया है। पैकेज को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यहां पर सहमति जताई है। राजस्थान में नहर में दूषित पानी का मामला, सीएम गहलोत ने मामले पर चिंता जताई है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी यहां पर दी गई। इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइनिंग हेतु नहरबंदी की गई है। पंजाब द्वारा 28 मार्च से 28 मई 2021 तक 60 दिन की नहरबंदी की गई। पंजाब से नहरबंदी के पश्चात वहां से पानी छोड़ने के बाद दूषित पानी आया है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रदूषित पानी की समस्या यहां पर देखी गई है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से सबसे पहले बात की गई इसे लेकर। दूषित जल को तुरंत रोकने का भी यहां पर आग्रह किया गया है और इसके बाद सीएस ने पंजाब के सीएस से फोन पर बात की। प्रतिदिन निगरानी के लिए एक एक्सीएन की यहां पर तैनाती की जाएगी। तो पानी की समस्या वैसे ही है, लेकिन इसके बाद जब दूषित पानी आने लगा तो ये और बड़ी समस्या हो गई है। राजस्थान में नहर में दूषित पानी का एक बेहद अहम मामला है, जहां सीएम अशोक गहलोत ने मामले पर चिंता जताई। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी ली गई है। इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइनिंग हेतु नहरबंदी है। पंजाब द्वारा 28 मार्च से 28 मई 2021 तक 60 दिन की नहरबंदी की गई। पंजाब से नहरबंदी के पश्चात वहां से पानी छोड़ने के बाद दूषित पानी आया है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रदूषित पानी की समस्या भी देखी गई है, जिस तरह से दूषित पानी इधर से आया। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से इसे लेकर सबसे पहले बात की गई कि आखिर क्या वजह रही है। दूषित जल को तुरंत रोकने का आग्रह भी किया गया है और इसके बाद सीएस ने पंजाब के सीएस से फोन पर बात की है इस अहम मुद्दे को लेकर, मसले को लेकर। प्रतिदिन निगरानी के लिए भी एक एक्सीएन की तैनाती की गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कोलकाता और मुंबई में एक साथ मानसून पहुंचेगा। अभी मुंबई में प्री मानसून बारिश यहां जारी है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में 11 से 13 जून के बीच यहां भारी बारिश होगी। 8 जून तक देश में सामान्य औसत से 18% से ज्यादा
बारिश होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो देश में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ी है, जहां 2 से 3 दिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। यानी 2 से 3 दिन में यहां पर बारिश होगी, और सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि करीब 14 राज्य है जहां पर भारी बारिश की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में बन रही है। कोलकाता और मुंबई में एक साथ ही मानसून पहुंचेगा। हालांकि अभी मुंबई में प्री मानसून बारिश जारी है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में 11 से 13 जून के बीच यहां पर भारी बारिश होगी। 8 जून तक देश में सामान्य औसत से 18% से ज्यादा बारिश यहां पर हुई है, लेकिन अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में करीब 14 राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कोलकाता, मुंबई में हालांकि मानसून एक साथ पहुंचेगा। मुंबई में जरूर प्री मानसून बारिश जारी है, लेकिन गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में 11 से 13 जून के बीच में भारी बारिश होगी, और 8 जून तक देश में सामान्य औसत से 18% से ज्यादा बारिश हुई है। इधर प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्मी ने यहां बेहाल किया। बीते 2 दिन से प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ा है। 2 से 3 डिग्री का यहां डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पश्चिमी इलाकों में लू से गर्मी का असर भी ज्यादा रहा। 12 से अधिक शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक मौसम यहां बिल्कुल शुष्क रहेगा, गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। हालांकि तापमान वैसे ही बहुत ज्यादा है। प्रदेश में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने एक बार फिर शुरू किए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्मी ने बेहाल कर दिया है, क्योंकि बीच में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, टेम्परेचर डाउन हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान बढ़ा है। और बीते 2 दिन से की अगर बात कर ले, प्रदेश में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। पश्चिमी इलाकों में लू से गर्मी का असर भी यहां ज्यादा देखा जा रहा है। 12 से अधिक शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा, गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। लद्दाख सीमा पर चीन की उकसाने वाली हरकतें जारी हैं। पूर्वी लद्दाख में करीब 2 दर्जन फाइटर प्लेन उड़ाए हैं चीन ने। सैन्य अभ्यास के तौर पर उसने इसे बताया है कि ये उनका सैन्य अभ्यास चल रहा है। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक हाल में विकसित एयरपोर्ट से फाइटर प्लेन उड़ाए। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी विमानों का फॉर्मेशन सामान्य नहीं है, जबकि इस बार चीन का अभ्यास पहले की तुलना में खतरनाक संकेत दे रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर भारत को भीतर तक मार करने की ताकत दिखाने का ये प्रयास किया जा रहा है। किसी देश में 1 से 1,500 किलोमीटर घुसकर हमले करने का ये अभ्यास कर रहे हैं, और इस बार का अभ्यास धौंस दिखाने और आक्रामकता दिखाने जैसा ये नजर आ रहा है। हालांकि जब चीन से कहा गया और इस पर सवाल उठे तो उसने कहा कि ये अभ्यास उनका जारी है। तो लद्दाख सीमा पर चीन की उकसाने वाली हरकतें एक बार फिर से जारी हैं। पूर्वी लद्दाख में करीब 2 दर्जन फाइटर प्लेन उड़ाए हैं चीन ने। सैन्य अभ्यास के तौर पर उसने इसे बताया है कि ये उनका सैन्य अभ्यास चल रहा है, लेकिन चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक हाल में विकसित एयरपोर्ट से ये फाइटर प्लेन उड़ाए। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी विमानों का फॉर्मेशन सामान्य नहीं है, जबकि इस बार चीन का अभ्यास पहले की तुलना में खतरनाक संकेत दे रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर भारत को भीतर तक मार करने की ताकत दिखाने का ये चीन का प्रयास है। किसी देश में 1 से 1,500 किलोमीटर घुसकर हमले करने का ये अभ्यास कर रहे हैं। इस बार का अभ्यास धौंस दिखाने और आक्रामकता दिखाने जैसा साफ नजर आ रहा है। हालांकि चीन इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये और ज्यादा खतरनाक नजर आता है। भगोड़े मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा जोराबिका का बड़ा कबूलनामा। मेहुल के अपहरण के आरोपों पर बारबरा ने कहा, मेहुल की किडनैपिंग का सवाल ही नहीं, मेहुल सबसे सुरक्षित जगह मौजूद था। मेहुल ने मुझे कहा था हम क्यूबा में मिलेंगे। मेहुल का आखिरी ठिकाना डोमिनिका नहीं था, मेहुल का आखिरी ठिकाना क्यूबा ही था। मैं यूरोपियन हूँ, मेहुल का असली नाम नहीं जानती थी, मुझे मेहुल के अपराधों के बारे में नहीं पता था। मैं मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मेहुल ने मुझे अपना नाम राज बताया था। तो ये अपना नाम मेहुल नहीं बल्कि राज बताया था उसे नाम, और उसे उसका असली नाम भी नहीं पता था। ये बड़ा कबूलनामा यहाँ पर किया है भगोड़े मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा जोराबिका ने। मेहुल के अपहरण के आरोपों पर बारबरा ने कहा कि मेहुल की किडनैपिंग का तो सवाल ही नहीं है, मेहुल सबसे सुरक्षित जगह पर मौजूद था। मेहुल ने मुझे कहा था हम क्यूबा में मिलेंगे। मेहुल का आखिरी ठिकाना डोमिनिका नहीं था, मेहुल का आखिरी ठिकाना था क्यूबा। मैं यूरोपियन हूँ, मेहुल का असली नाम नहीं जानती थी और मुझे मेहुल के अपराधों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। मैं मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मेहुल ने मुझे अपना नाम राज बताया था।
मोदी और उद्धव की मुलाकात के बाद सामना में लेख सत्ता में साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया हो। सत्ता ही रिश्तों की डोर नहीं होती। शिवसेना ने इन रिश्तों को संभाल कर रखा है। उद्धव का दिल्ली दौरा नहीं था राजनीतिक। मोदी उद्धव की मुलाकात की चर्चाओं के अटकलें यहां पर लोग लगाएंगे। तो जिस तरह की मुलाकात हुई है, लेकिन मोदी और उद्धव की मुलाकात के बाद अब सामना में ये लेख आया है, सत्ता में साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता टूट गया हो। सत्ता ही रिश्तों की डोर नहीं होती। शिवसेना ने इन रिश्तों को संभाल कर रखा है। उद्धव का दिल्ली दौरा राजनीतिक नहीं था। मोदी उद्धव की मुलाकात की चर्चाओं के अटकलें यहां पर लोग लगाएंगे। पुराने ट्वीट भारी पड़े, शिवराज की ओएसडी को ठुकराया प्रस्ताव। मामला एमपी के सीएम शिवराज के नवनियुक्त ओएसडी तुषार पांचाल का है। शिवराज ने सोमवार को ही नियुक्त किया था पांचाल को। कांग्रेस और कुछ भाजपा नेताओं ने पांचाल के पुराने ट्वीट जाहिर किए और इन ट्वीट्स में हिंदुत्व विचारधारा, भाजपा और पीएम मोदी पर भी टिप्पणियां थी। भाजपा ट्रोल आर्मी के प्रमुख योद्धा तेजेंद्र बग्गा ने भी इसे लेकर सवाल उठाया। शिवराज जी, क्या आपको ऐसे ही आदमी चाहिए? मध्य प्रदेश भाजपा में भी पांचाल की नियुक्ति पर विरोध की सुगबुगाहट हुई। मंगलवार शाम होते होते नवनियुक्त ओएसडी पांचाल ने कदम पीछे खींचे। पांचाल ने ओएसडी नियुक्ति का प्रस्ताव भी ठुकराया। अनुशासन से मिली आजादी। इजराइल 15 जून से होगा पहला मास्क फ्री देश। बंद स्थानों में मास्क लगाने का नियम खत्म होगा 15 जून से। इजराइल में पहले ही बाहर मास्क लगाने का नियम खत्म किया था। भीड़ पर रोक और आपसी दूरी जैसी ज्यादातर पाबंदियां हटाई थी 1 जून से। रविवार से इजराइल में शुरू किया गया है 12 से 15 वर्षीय बच्चों का वैक्सीनेशन। तो अनुशासन से यहां पर आजादी मिली है। जिस तरह से पहले सख्ती थी, लेकिन अब इसे हटाया गया है। इजराइल 15 जून से पहला मास्क फ्री देश होगा। और चलिए इसके साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।